सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और बेटा ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि मेरे बच्चे क्लास में टॉप करें। बेटा आपका सफल हो पढ़ाई, साल भर का आप अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। बेटा अपने गांव का, अपने विद्यालय का, अपने जनपद का, अपने प्रदेश का आप नाम रोशन करें, आप मेरिट लिस्ट में आए बाबू। लेकिन ये मेरे कहने मात्र से नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा। तो आप लोगों के कमेंट आए कि मैडम जी मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, तो आज मैं आप लोगों का मॉडल पेपर सॉल्व करा रही हूँ। पहला मॉडल पेपर है बेटा ये, इसी के आधार पर आपका परीक्षा में प्रश्न जो है पेपर आएगा। ठीक है, ऑफलाइन बताया गया होगा, लेकिन फिर भी ऐसे भी देख लीजिए। आपका पहला मॉडल पेपर है जिसमें आपको क्या रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट। आपको सभी प्रश्न अनिवार्य करना है हल, और प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। आप परीक्षा में पहले दिन जो है समय से पहुंच जाइएगा, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पहले, क्योंकि पहला दिन रहेगा, आपको रूम भी अपना देखना रहेगा, रोल नंबर वगैरह। पहली बार आप बोर्ड दे रहे हैं तो उसको भी आपको थोड़ा समझना होगा, है ना। तो आपने 2 प्री बोर्ड दे दिया, ऐसे वही प्रारूप रहेगा उसका भी, OMR शीट भरने का, और सब बहुत ध्यान से भरना है बाबू, बिल्कुल भी। अच्छा देखिए, इसमें लिखा भी गया है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ तथा ब खंड। खंड अ के 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका उत्तर OMR पत्रक पर देना है। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR पत्रक पर ही देना है। OMR पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उस पर कट पिट या इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। आपने एक बार में जो उत्तर लगा दिया वो लगा दिया, फिर आप कट पिट नहीं करेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है, सारे प्रश्नों के मतलब जो नंबर है, जो अंक है, उसके सामने दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ करें, यानी खंड आ शुरू करें तो आ का करें, ब शुरू करें तो ब का शुरू करें, बीच बीच में इधर उधर न करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक जाइए, और जो प्रश्न आता है उस पर समय बर्बाद न कीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना प्रश्न नंबर 1 से ही शुरू करिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो प्रश्न नंबर 10 भी उठा सकते हैं। आप प्रश्न नंबर आगे का जैसे 10, 15, 12 उठा सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उससे आप शुरुआत करेंगे, है ना। परीक्षा में राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत मायने रखती है। महात्मा गांधी ने कहा अगर आपकी राइटिंग नहीं है, अच्छी है, तो आपने जीवन का 4.5% खो दिया, क्योंकि राइटिंग ही आपकी प्रेजेंटेशन करती है। आपके किसी के सामने अगर आपकी सुंदर राइटिंग है तो आप लिखने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है ना तो आप लिखना नहीं चाहेंगे सबके सामने। तो हमारे बच्चों की सबकी लगभग ऑफलाइन में देखती हूँ, सारी बच्चियों की लगभग, लड़कों में भी लगभग लगभग लोगों की राइटिंग बहुत बढ़िया है। तो आप लोग तो राइटिंग के धनी हो ही। आगे की बातों का भी ध्यान देना बेटा। अब हम अपने कोर्स पर आते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करें पहले, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। इसके लेखक आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़कर तभी उत्तर देंगे। हमको तो आ रहा है तो तुरंत फटाफट एक एक बताते जाएंगे, आपके समय की कमी के कारण, कि आप जल्दी से पढ़ लें। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में, तो हम सही वाला ऑप्शन बताते जाएंगे, लेकिन आप चारों ऑप्शन पढ़ना, तब उत्तर निकालना। 4 ऑप्शन है, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। आपका ख उत्तर सही हुआ। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक तो प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, आपका का उत्तर सही हुआ। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है, भगवती चरण वर्मा है, ठीक। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है, राजेंद्र यादव हैं, आपका का उत्तर सही है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। किसकी कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जिन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, सब इन्हीं का है। अगला हम थोड़ा बड़ा करें, 1 मिनट बेटा। अगला है आपका साकेत कृति के रचनाकार कौन है। तो साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है, जो उर्मिला के संदर्भ में लिखा गया है। इसके नायक और नायिका उर्मिला और लक्ष्मण जी हैं। दीपशिखा किसकी रचना है, तो दीपशिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की, ठीक है।
दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। हम अगला पेज देखते हैं आपका। हाँ, हमने 8 प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा 9वां प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं? जयशंकर छायावादी हैं, सरदारपुर सिंह द्विवेदी युग के हैं, श्रीधर पाठक आधुनिक युग के हैं और आपके रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी हैं। झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है 1918 में। झरना, सुलहर, कामायनी सभी ने की है। और 11वां प्रश्न है आपका, मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचु पाए, जद्यपि सुनि मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमशानी। में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है ना। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसे शंभु कन अति सच पाए। तो हंसी शब्द आपको एक मिल गया है, जान लीजिए, ज़्यादा प्रौढ़ नहीं करेंगे हम, इसका अर्थ तो नहीं देखेंगे भी। तो इसमें आप सीधे सीधे जान लीजिए हास्य रस है। और विदग्ध हो के कण धूल राशिका, तपे हुए लौह कणों समान था। में अलंकार कौन सा है? तो हमने आपको ट्रिक बताया था कि सा सी से सम सदिश समान, जहाँ दिखे तहाँ उपमा जाने। यहाँ समान मिल गया ना, जहाँ अलंकार कौन सा है? उपमा, अर्थात का वाला सही हो गया। रहीमन हमें न सुहाय, अमी पियावत मान बिन, जो विष देत पियाए प्रेम सहित मरिबो भलो। के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? पहले तो इसमें छंद कौन सा है? सोरठा छंद है। आपके कोर्स में 2 ये सोरठा और रोला है। तो अच्छा, सोरठा रोला आपके छंद हैं। 3 अलंकार है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, और 2 रस हैं, एक हास्य एक करुण। ठीक है। तो अच्छा, इसमें अलंकार कौन सा हो, छंद कौन सा हो गया? सोरठा हो गया। अब कह रहा है दूसरे और चौथे में आपको मात्रा गिननी है। दूसरा मीन्स ये वाला चरण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्रा है। ख वाला सही हो गया। उपदेश शब्द का उपसर्ग है उप, उ, अव, अप। सीधे सीधे है। देश शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, उपदेश बन गया। क वाला उत्तर सही। अन्न जल में समास कौन सा है? बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो प्रायः वह द्वंद्व होता है। द्वंद्व में और छिपे द्विग में पहला पद गणना आवत है। ये किसका कोड है? तो अन्न और जल अर्थात द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान हो। चार्थो द्वंद्व। अश्व का पर्यायवाची, अश्व में घोड़ा होता है। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग है ना। तो तुरंग मिल गया क वाले में। युष्मासु रूप, युष्मद शब्द की किस विभक्ति का वचन है? सर्वनाम का है ना, तुम यु हम यु रूप चलता है। तो युष्मासु आपका है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो वह युवा युष्मो, तो वह युवयो युष्मासु। जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। इसमें कौन सा है? जब पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो वहाँ क्या होता है? मिश्र वाक्य। अब है ना, जो कलम तुम्हारे पास है, अभी यहाँ बात पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ और कहना चाह रहा है व्यक्ति। तो कह रहा है जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। तो यहाँ कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य हुआ। कर्तृवाच्य में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें हम। अगला है 19वां, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो अकर्मक और सकर्मक दोनों का प्रयोग होता है। ग वाला सही है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अव्यय के 4 भेद हैं। अच्छा, अब देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपके गद्यांश पद्यांश से लिखने के लिए आया है। ठीक है। क्या है, इसको पढ़ने में समय लगेगा। आप ऐसे मैं हल्का सरसरी निगाह से पढ़ देती हूँ कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, यानी हमको ऐसा कार्य नहीं करना है अत्याचार पूर्ण, हिंसापूर्ण, जिसके द्वारा क्या हो? अत्याचारों की पुनरावृत्ति, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, ऐसा कार्य हमको नहीं करना है। और जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, हमको ऐसा कार्य कतई नहीं करना है। तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए।
यानी जो हमारी संस्कृति अलाउ करती है, जो हमारा कल्चर रहा है शुरू से, हमको वही करना है, हमको उसी ईमानदारी से ही धन कमाना है। किसी का नुकसान करके हमको बेईमानीपूर्ण धन नहीं कमाना है, क्योंकि वेद शास्त्र में लिखा गया है कि ईमानदारी से कमाया गया धन 100 वर्ष चलता है और बेईमानी से कमाया गया धन सिर्फ 10 वर्ष चलता है। वही 11वें वर्ष में आपकी ईमानदारी का भी लेकर चला जाता है। आपने सुना होगा दशा 10 दिन ही रहती है, ठीक है ना। नानिक धन, जजमानिक धन, बेईमानिक धन पानी होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो क्या हुआ, हाँ, संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर, यानी यहाँ का जो भी हम कमाई करें उसमें हमारा अपना व्यक्तिगत लाभ ना हो। लेकिन आज के समय में यही है, जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी लाभ मिलेगा गरीबों तक नहीं पहुंचता है, बीच में बंदर बांट हो जाता है, बड़े बड़े अधिकारी अफसर खाकर बैठ जाते हैं। इस वीडियो को बहुत से लोग सुन रहे होंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई हमारा अग्रज सुन रहा होगा, लेकिन सच बड़ा कड़वा होता है ना। बिचौलिए उसी में बैठे रहते हैं अपना रिश्वत लेने के लिए, जितना जिसकी कमाई है उसका उतने बड़ा पेट हो गया भैया। गरीब किसी तरह तो उसका मन भर भी जाता है, लेकिन अमीरों के यहाँ तृप्ति नहीं होती है, न धन से न किसी चीज़ से। तो क्या है, आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए जिसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। कहने का मतलब हमारे कार्यों में त्याग की भावना हो, स्वार्थ की भावना, लाभ की भावना ना हो। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए, और यही हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। तो सीधे सीधे इसको हम पढ़ के जान गए, हमारे कल्चर की बात है ये, और उसको हमारा कल्चर नहीं कहेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ जो संस्कृति, जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, जो सर्वश्रेष्ठ कल्चर है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है और उसी पाठ से लिया गया है। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कितना अच्छा लिखवाया था मैंने ऑफलाइन में, कि प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित प्रेरणादायी पंक्तियाँ, या लिख दो प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित हृदयस्पर्शी पंक्तियाँ, हृदयहारणी पंक्तियाँ, मनोहारणी पंक्तियाँ, आपका जो मन कहे डालो पंक्तियाँ हमारे नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको देश रत्न की उपाधि मिली थी। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संदर्भ हो गया आपका। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी मैं पढ़ाते समय सारा समझा दी आपको कि हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे अत्याचार अन्याय बढ़े, उसकी पुनरावृत्ति हो, जिसके द्वारा हमको आगे संघर्ष करना पड़े। भाई भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। हम आज जो करेंगे कल उसको हम भोगेंगे। तो हमको ऐसा कार्य करना चाहिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी, हमारी कमाई का जरिया भी ऐसा हो कि किसी को तकलीफ ना हो। हम ईमानदारी से कमाएं, प्रेम से कमाएं, सत्यता से कमाएं, जिससे समाज का कल्याण हो, है ना। तो उसको आप बना कर लिख देंगे। मैं ऊपर पढ़ाते समय बता दिया आपको। अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का क्या उपाय है, तो इसका क्या उपाय है आप क्या बताएंगे। व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना से ही, यहाँ दिया गया ना, व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना से ही अत्याचार और अन्याय को रोका जा सकता है। ठीक, हमने 2 पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे। अगला है आपका, हाँ, अगला क्या है, अगला है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, पीछे तुम उनसे चिढ़ भी नहीं मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय में उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत से दूर रहो। एकदम पढ़ के ही पता चल गया है, संगत की बात बताई गई है। पहला ही पाठ आलोचना सम्राट पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने पहला पाठ है ना मित्रता, उसी का है ये गद्यांश। तो उन्होंने बताया है सत्संगत से क्या होता है और दुस्संगत से क्या होता है। अच्छा, अब इसका हम क्या देखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बड़ा ही जीवन के लिए बेटा, किशोरावस्था से लेकर आजीवन इसमें बताया गया। बचपन में तो पता ही नहीं होता है कि हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारा मन निर्मल होता है ना। बच्चे झगड़ा करते हैं लेकिन नफरत नहीं करते हैं, लेकिन बड़े क्या होते हैं, उनके मन में बात बैठ जाती है। तो देखिए, किशोरावस्था से लेकर जीवन पर्यंत हमको बाहर निकलने के बाद
संगत का विशेष ध्यान रखना है कि हम कैसे लोगों की संगत में, जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। कदली सी भुजंग स्वाति गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए तैसो ही फल दीन। आपने पढ़ा होगा 9 में। तो अच्छा, क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत साहित्यिक सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ हमारी प्रेरणादायिनी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके लेखक आलोचना सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, इतना हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसमें रेखांकित जैसे नीचे लाइन खींची गई उसकी आपको व्याख्या करनी है, बस एक वाक्य की। तो धीरे धीरे उन बुरी आदतों में व्यस्त होते हो तो तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। कहने का मतलब, जब एक बार आप कीचड़ में पैर डाले था, तो आप एक बार जब बुरी संगत में फंस जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे उसी के अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। वो गंदगी जो जिससे पहले आप नफरत करते थे कि नहीं गलत चीज़ है ये, अगर आप उसमें फंस गए तो आपका मन रम जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा, और फिर तुम्हें उससे चिढ़ भी नहीं होगा। तुमको लगेगा हाँ ये सब बढ़िया चीज़ है, ठीक है सब लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है इसको करने में, है ना। तो वही होगा। तो फिर इसका ये इतना हो गया। अगला इसका प्रश्न क्या है, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। तो मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने, जब उसमें विवेक जागृत होता है, विवेक माने बुद्धि, जब उसमें विवेक जागृत होता है तब उसको भले बुरे की पहचान करने की शक्ति आती है ना। जब तक आप उसी में डूबे रहेंगे तब तो क्या जानेंगे। अगला हम देखेंगे, पद्यांश से आ गया। ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संको और राधे ईस। इस पद्यांश का नीचे दिया है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस। इसी का आपको व्याख्या इसकी एक लाइन की करनी है। ये सूरदास जी के भ्रमर गीत से है, जो सूरसागर का एक अंश है। अब क्या है प्रश्न, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जी हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही मन था, एक हृदय था जो भगवान श्री कृष्ण लेकर चले गए। अब आप ही बताइए हम लोग किस मन से आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अगला क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में क्या है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। गोपिकाएं कहती है उद्धव जी आप तो हमारे श्याम सुंदर माने भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, और वह कृष्ण भगवान संपूर्ण योग शास्त्र के इसमें स्वामी हैं। तो फिर हमको उनके अलावा किसी और को ढूंढने की आवश्यकता है। हमको जब स्वामी मिल गया, राजा मिल गया, तो हमको प्रजा से क्या मतलब है, हैं? तो वही कह रहे हैं कि आप तो खुद ही भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि वही इस संपूर्ण संसार के, संपूर्ण योग शास्त्र के तत्व मर्मक सब कुछ वही हैं। तो हमको उनके अलावा किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और हम उनके अलावा किसी को जानती भी नहीं है, न जानना चाहती हैं। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का। सूरदास की तीनों रचनाएं, है ना, सूरदास जी की, महाकवि सूरदास जी की तीनों रचनाएं किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, यह सूरसागर का एक अंश है जो भ्रमर गीत से उद्धृत है। ठीक, अच्छा हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। हो गया, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले। ये हिमालय से है, और आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। तो उपर्युक्त पद्यांश में कवित्री क्या चाहती हैं। उपर्युक्त पद्यांश में कवित्री हिमालय की तरह उदार, महान, दयालु बनना चाहती हैं। हमारे अंदर भी ऐसे सद्गुणों का समावेश हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक ही लाइन है, तन तेरी साधकता छूले। महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि हे पर्वतराज हिमालय, जिस तरह से आप में सब कुछ है, आप में संपूर्ण, आप संपूर्ण सुखों की खान है, लेकिन आपका मन बड़ा ही विरक्त है। ऐसे ही मेरा भी शरीर आपकी तरह विरक्ति को प्राप्त करे, साधुत्व को प्राप्त करे, मैं इस संसार के भोग लिप्सा में ना फंसूं। और क्या है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग। मैंने बताया था पढ़ाते समय कि जब प्रकृति की उपमा मानव से की जाए, फूल हंसे कलियां मुस्काई,
फूल हंसता नहीं ना, कली मुस्कुराती है। लेकिन फूल पूरा खिल गया तो कहते हंस रहा है, कली कुछ खिली है तो कहते मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने मुंह आधा खुलता है, हंसने मुंह पूरा खुलता है। तो ये मानव की कल्पना है, तो मानवीकरण अलंकार हुआ है इसमें। अगला है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। ये आपको ऑफलाइन पढ़ाया गया है और ऑनलाइन में भी पढ़ाया गया है बेटा। पूरी व्याख्या बताने में बड़ा समय लग जाएगा, तो इसमें से किसी एक का। और ये जो आपका ऊपर का है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, तो प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ, प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ या प्रस्तुत जीवनोपयोगी पंक्तियाँ हमारी नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से उद्धृत है, जो किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति ही नामक पाठ से अनुस्यूत है। ठीक है, इसका फिर आप व्याख्या कर देंगे। और ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलम अस्त, ये वाराणसी। पहला ही पाठ मैंने पढ़ते समय भी जोर देकर कहा था कि पहला पाठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से प्रश्न भी आता है और व्याख्या करने के लिए भी आती है। देखिए पहला पाठ आया है, हो सकता है आपके बोर्ड में भी यही प्रश्न आ जाए। आप तीनों मॉडल पेपर में सॉल्व कराऊंगी, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे बच्चा। इसमें से जरूर आपका 70 का है तो मान के चलिए कि आपका 30 प्रश्न फंसना है। ठीक है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलमस्ति, ये वाराणसी पाठ से है। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साहित्य सारगर्भित व्याख्या पंक्तियाँ या प्रस्तुत मणिमय पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड या हिंदी के संस्कृत खंड से के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, फिर इसकी आप व्याख्या कर देंगे। व्याख्या करने में समय लगेगा बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हरदम पढ़ाया गया है, आप खुद से इसकी व्याख्या करेंगे। अच्छा, 24वां है आपका निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में एक का संदर्भ। दो में से एक ही करना, दोनों का नहीं करना है, ध्यान देना समय का। चाहे का करेंगे चाहे खा करेंगे, इसमें से भी का खा में से किसी एक का करना है। तो सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसतः आतुरस्य अभिषक मित्रम दानम मित्रम वरिष्ठ। ये आपके संस्कृत खंड के जीवन सूत्रांश से लिया गया है कि परदेश में साथ जाने वाले मित्र होते हैं, घर में पत्नी मित्र होती है, और आतुर माने रोगी का मित्र औषधि होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो इसके संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत हृदयहारिणी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्रादि नामक पाठ से अनुस्यूत है। उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्री तस दक्षिणम, ये बीरह बीरह पूजिते का श्लोक है। पूर्वराज कहता है ना कि जिसके दक्षिण में समुद्र है, उत्तर में हिमालय है, वहाँ तक जो धरती है उसका नाम भारत है और उसमें रहने वाले हम भारतीय उसकी संतान है। तो इसमें भी आप लिख देंगे प्रस्तुत हृदय स्पर्शी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के बीरह बीरह पूजिते नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, अब हम अगला देखेंगे। अगला पेज आपका है, देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। अच्छा, बच्चे क्या कितना कंफ्यूज होते हैं इसमें, कहेंगे मैडम जी कौन सा करे, ए करे, ये रोमन अंक में जो 1 और 2 लिखा गया, कहेंगे इसमें सिर्फ एक करना। नहीं भाई, ये जिले के आधार पर खंड काव्य होता है। किसी जिले में तुमुल है, कहीं कर्मवीर है, कहीं मुक्ति दूत है, कहीं जो जवाहर है, कहीं कर्ण है, कहीं अग्रपूजा है। तो आपके अंबेडकर नगर जिले में जय सुभाष खंड काव्य है। क्योंकि मैं अंबेडकर नगर से ही हूँ बेटा, तो ये आपके 10 ईयर में लिखा रहेगा, आप उसको जान जाएंगे। आपकी क्लास में ऑफलाइन में आपकी टीचर ने बताया भी होगा कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ये जय सुभाष खंड काव्य, अंबेडकर नगर वाले बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या, इसका दोनों करना है बच्चा। ठीक है, जो का 2 प्रश्न है, दोनों करना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि ए करें कि बी करें, दोनों करना है। तो पहला प्रश्न है जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र। इसके प्रमुख पात्र कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज 23 मई है, उनका जन्म दिवस भी है। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे। उनका चरित्र चित्रण, वो एक कुशल वक्ता थे, एक अच्छे राजनेता थे, एक देश प्रेमी थे, है ना, सब उनके बारे में आपको ऑफलाइन सब लिखाया गया, आप उसको लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न, जय सुभाष खंड काव्य के सप्तम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसका 7वां सर्ग, जिसमें हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था, जिसमें इनकी जो वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होती है सुभाष चंद्र बोस जी की, जापान के द्वारा ये बड़ा ही अप्रिय समाचार सुनाया जाता है, हम भारतीय हतप्रभ हो जाते हैं, वो वर्णन इसमें, इसको आप दोनों करना है। ठीक है, और आगे क्या है? 26वां प्रश्न आपका है जीवन परिचय से।
देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचना, कितना कम आप में हो गया है। किसी एक का, चाहे भगवत शरण उपाध्याय का, चाहे राजेंद्र प्रसाद का, चाहे जयशंकर प्रसाद का, तीनों में से किसी एक का आप जीवन परिचय लिखेंगे और उनकी एक रचना लिख देंगे। ठीक। और इसमें से देखिए कवियों का है, तो चाहे तुलसीदास जी का, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान का, चाहे बिहारी लाल का। ये रीतिकाल के हैं, ये भक्ति काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। ठीक है। आप किसी एक का लिख देंगे। तमाम रचना है तुलसीदास, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका है, रामाज्ञा प्रश्नावली, बहुत सी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी तुमुल है, त्रिधारा है, मुकुल मुकुल सॉरी मुकुल, त्रिधारा, वीरों का हो कैसा बसंतम है। बिहारी लाल का सिर्फ एक रचना है, बिहारी सतसई। ठीक, आप कर लेंगे। अगला है 27वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 श्लोक आया है ना, उसके अलावा आप 3 श्लोक याद करेंगे। मैंने ऑफलाइन में कई बार ये बात बताई है कि आप 3 श्लोक याद करें, क्योंकि परीक्षा में 2 श्लोक आता है। हो सकता है जो दोनों आपने याद किया वही परीक्षा में आ जाए, तो इसलिए आपको 3 श्लोक याद करना है। कितने श्लोक याद करना है? 3। आप 3 श्लोक याद करेंगे, उसमें से 2 परीक्षा में आ जाएगा और एक आप नहीं, मतलब हो सकता है, इत्तेफाक है कि आ जाए, नहीं तो आएगा नहीं। इसलिए आप 3 श्लोक याद करेंगे। तो हिंदी संस्कृत खंड से आपको एक श्लोक लिख देंगे। अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना की गई हो। यानी आपकी फीस माफ़ी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके परीक्षा में बताया गया है ऑफलाइन में कि कैसे करना है, आपके 10 ईयर में भी है। ठीक है ना, कैसे कैसे पत्र लिखना होता है। सेवा में फिर आपके प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम, फिर आपसे सब निवेदन यह है कि मैं प्रार्थनी, हमारी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं आपसे, मेरा सबने निवेदन है कि हमारी शुल्क मुक्ति आप करें, और आपके जो है क्या कहते हैं, अनुग्रह की प्रार्थनी। ठीक है, ऐसे आप मतलब कि 10 ईयर में है, सब कुछ आप कर देंगे। अथवा देखिए 2 तरह का 2 टॉपिक दिया है। अथवा नगर में घनघोर वर्षा के कारण जल भराव की समस्या के संदर्भ में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र लिखना है। या आपके गांव में पानी भर गया हो, बाढ़ आ गई हो, तो आपको दैनिक जागरण के रिपोर्टर को पत्र लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी आप 2 में से एक कर सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 का उत्तर, 4 दिया है। ये संस्कृत खंड से है। पूर्व राजा का है आसित, बीरह बीरड़ पूजित का है, तो पूर्व राजा एक है, बीरह है आसित, भारतीय बीरह आश्रित। पदेन बिना कम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति, बुद्धो ग्रामीण से है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणसी मरणम मंगलम भवति, पहला पाठ वाराणसी से है। प्रतिकषाघात पश्चात तनशेखर किम कथयत, तो प्रतिकषाघात पश्चात तनशेखर जयतु भारतम प्रकथयत, भारत माता की जय हो कहते थे। 30वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या, देश प्रेम, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सत्संगत। इन 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है जो 7 नंबर का, लगभग आपका 2.5 से 3 या 4 पेज हो जाना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर का है ना। आप प्रयास करेंगे 2.5 पेज 3 पेज हो जाए आपका। तो बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है। देश प्रेम पे आप तमाम लिख सकते हैं, तमाम कोटेशन भी उसमें है, आपके बुक में ही है कि ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है, हाफ हाफ करो अभी अपनी रखता है अनुराग लोगे को अभी अपनी मातृभूमि पर, वही मनुष्य। और ये भी है, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है परश निरा और मृतक समान है। देश प्रेम का 1 2 नहीं, सैकड़ों कविताएं हैं। चढ़ गए बिना बल पेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो 1 2 नहीं है, हजारों कविताएं हैं। आप पढ़ लेंगे टॉपिक, आपके 10 ईयर में आपके बुक में जो दिया, एक बुक से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछना है, बस वही बुक आप कायदे से पढ़ लेंगे, उसी में से आएगा बेटा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम अगले मॉडल पेपर को फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बाबू। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम। ईश्वर आपका कल्याण करें।